Assalamualaikum, 9th class. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start our another important lecture, which are also related to the chapter number 2 and which name is structure of an atom. और प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे साइंटिस्ट की फंडामेंटल पार्टिकल से रिलेटेड डिस्कवरीज को पढ़ा, उनको समझने की कोशिश की. एंड आफ्टर दैट हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को भी पढ़ा. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स काफ़ी हद तक ठीक था, लेकिन उसके कुछ सम डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से उसके मॉडल को ज़्यादा रिकग्नाइजेशन नहीं मिली. अब उसके डिफेक्ट्स क्या थे, या थोड़ा सा रिवील करते हैं लेक्चर को, प्रीवियस लेक्चर को. उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि उसने हमें ये बताना चाहा था कि हाउ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को एग्जिस्ट इन एन एटम. तो उसने गोल्ड फॉइल लिया एंड उसकी थिकनेस जो थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी. उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसके अंदर से बम्बार्डेड करवाया, पेनिट्रेट करवाया और उससे हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिले, जिसके अंदर हमने ये भी पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे. फ्यू पॉइंट्स पे डिफ्लेक्शन थी, बट डिफ्लेक्शंस आर द फ्यू पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हायर थी, या स्मॉल डिफ्लेक्शन थी, या लार्ज डिफ्लेक्शन थी, या टोटली रीबाउंस ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स थे when they hit the nucleus of an atom. अब न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स की जब हमने बात की थी तो दे प्रोसीड द प्रोटॉन्स, ठीक है. उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट था इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज के तौर पे. और उसके बाद हमने ये भी कहा कि भी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के दो फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हों तो वो न्यूक्लियस कहलाता है. तो अब उसके ऐसे ये सारा जो था ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स को सम किया है अब, ताकि आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए, ठीक है. अब हम डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड पढ़ते हैं. जब हम डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड की बात करते हैं तो मोस्टली पास पेपर्स के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है. तो दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है. ये क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन. अच्छा, अब इसके दो डिफेक्ट्स थे, दोनों डिफेक्ट्स को हम पढ़ते हैं. सबसे पहला डिफेक्ट्स क्या था, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अ चार्ज पार्टिकल्स. अब इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन कैरी अ चार्ज एंड विच टाइप ऑफ चार्ज आर द नेगेटिव, ठीक है. तो वो रिलीज करता है या फिर एमिट करता है. वी कैन यूज द बोथ वर्ड्स. हम रिलीज भी कह सकते हैं, हम रेडिएट भी कह सकते हैं, हम एमिट भी कह सकते हैं एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी कि जो इलेक्ट्रॉन है बीइंग अ चार्ज पार्टिकल्स है हमारे पास, ये हमारे पास एक एटम बना हुआ है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है. और कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, मुसलसल एनर्जी को बाहर निकाल रहा है. और एक टाइम ऐसा आएगा दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और वो किसके अंदर गिर जाएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर. किसके अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है. पहला डिफेक्ट ये था. अब इसमें डिफेक्ट क्या है कि वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को एमिट कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, और जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली फॉल कर रहा है इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है. अब दूसरा डिफेक्ट क्या था कि इफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अ चार्ज पार्टिकल्स, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है एंड दे कैरी अ चार्ज इन द नेगेटिव चार्ज, वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एमिट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, दे शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, बट इनफैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड. अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहले यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम. दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है. व्हेन इस प्रिज्म के अंदर से जब हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं, गुजारते हैं, दे विल बी स्प्लिट इनटू अ 7 कलर्स, एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द 7 बैंड्स कलरफुल बैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है. अच्छा, ठीक है. अब ये तो था स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन द व्हाइट लाइट इज पास थ्रू दिस प्रिज्म एंड स्प्लिट अप इनटू अ 7 कलर्स और कलरफुल बैंड इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रम. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट द टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम, वी हैव अ 2 टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रम. नंबर 1 आर द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड नंबर 2 आर द लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है. अब हमने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, इसमें डिफरेंस ये है
कि हम जब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होगा हमारे पास कि ये जो 7 कलर्स हैं ये एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा इमर्ज होंगे, वी कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट कि विच वन कलर, रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जब हम लाइन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इनके दरमियान एक लाइन बन जाती है, डार्क बैंड सा बाउंड्री बन जाती है, जिसकी वजह से हम इन तमाम कलर्स में डिफरेंस कर सकते हैं। That is the difference between the continuous spectrum and the line spectrum. अब पहला point I repeated again कि according to the classical theory, the electron being the charged particles, electron जो है वो अपनी energy को continuously released कर रहा है और ultimately fall कर रहा है into the nucleus. And second effect ये है कि अगर ऐसा हो रहा है कि electron being a charged particles energy को released कर रहा है और खुद ultimately fall कर देता है into nucleus के अंदर, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सी चीज ऑब्जर्व हुई, यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो क्या हुआ, ऑब्जर्व हुआ। ये 2 डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के, जो कि जिसकी वजह से इसके मॉडल को ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। एंड आफ्टर दैट आया नील बोहर, ठीक है। द नील बोहर इज एन अदर साइंटिस्ट जिसने अपना एक मॉडल पेश किया और इसका मॉडल भी काफी हद तक जो है उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो आपने इसके अंदर याद करना है कि ये किसके ऊपर बेस करता है, नील बोहर, दैट आर साइंटिस्ट नेम, ठीक है। कीपिंग द व्यू ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अब उसने, नील बोहर ने रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स के ऊपर काम किया। अब डिफेक्ट्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल emit and release energy continuously and ultimately fall into the nucleus। and उसके बाद अगर ऐसा हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट हो रही थी, तो दे शुड द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बट लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो अब बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या है कि कीपिंग इन द व्यू ऑफ द डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल, अब हमारे पास जो डिफेक्ट्स थे किसके, रदरफोर्ड के, उसने उस व्यूज को कीपिंग इन माइंड में रखते हुए उसने एक मॉडल पेश किया, नील बोहर, एंड प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1930 एंड 1930 एंड विच नेम एंड साइंटिस्ट, ये आपका एमसीक्यू पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। एंड द क्वांटम थ्योरी, ठीक है। अब द क्वांटम थ्योरी ऑफ द मैक्स प्लैंक्स वाज फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। अब नील बोहर की जो वो क्लासिकल थ्योरी के, रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो किसके ऊपर बेस कर रहा था, वो इस क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस कर रहा था। लेकिन अगर हम नील बोहर के मॉडल की बात करेंगे तो नील बोहर का जो मॉडल है वो अगर किसी के ऊपर बेस कर रहा है तो वो किसके ऊपर बेस कर रहा है, क्वांटम थ्योरी ऑफ द मैक्स प्लैंक, ठीक है। क्वांटम थ्योरी एक थ्योरी है और उसको किसने प्रेजेंट किया था, मैक्स प्लैंक ने जो है वो क्या किया था, प्रेजेंट किया था। और रदरफोर्ड ने, सॉरी नील बोहर ने, नील बोहर की जो थ्योरी है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्वांटम थ्योरी ऑफ द मैक्स प्लैंक के ऊपर। अच्छा, अब क्वांटम थ्योरी क्या है, ठीक है। एनर्जी ऑफ द लाइट्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को, एंड E is directly proportional to the V are the frequency and E are the energy, ठीक है। अगर हमारे पास frequency will be higher, the energy will also be higher, but when frequency is lower, energy will also lower, ठीक है। ये समझाने के लिए है आपको कि आपको पता हो कि what is the Max Planck। Max Planck is a scientist name एंड क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या है, द क्वांटम थ्योरी जो है वो एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट की एनर्जी है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के ऊपर, और जो क्वांटम थ्योरी है वो बेस करती है। क्वांटम थ्योरी को प्रेजेंट किसने किया था, मैक्स प्लैंक ने, और नील बोहर जो है वो बेस करती है किसकी थ्योरी के ऊपर, क्वांटम थ्योरी के ऊपर, और रदरफोर्ड का मॉडल किस थ्योरी के ऊपर बेस करता है, वो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, अब हम बेसिकली ये पढ़ते हैं कि बेसिकली बोहर का एटॉमिक मॉडल था क्या। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स, हम सबको पता है कि एटम हैव अ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। इसकी जब तो दे डू नॉट या डज नॉट एब्जॉर्ब एंड एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। जब रिवॉल्विंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के अंदर, ठीक है, तो वो डज नॉट एब्जॉर्ब, ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही एनर्जी को एमिट करता है कॉन्टिन्यूसली। द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटराइज्ड। व्हाट इज मीन द क्वांटराइज्ड का मतलब होता है कि फिक्स्ड एनर्जी,
ठीक है। एज इट्स रिवॉल्व ओनली इट्स ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, हर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने फिक्स ऑर्बिटल्स के अंदर ही रिवॉल्विंग करता है, ठीक है, और कॉन्टिन्यूसली नहीं करता। जबकि नील बोहर रदरफोर्ड का मॉडल ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन बीइंग द चार्ज पार्टिकल अमिट एंड रिलीज कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। बट नील बोहर ने ये प्रेजेंट कर दिया कि जो हमारे पास रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दे डज नॉट एब्जॉर्ब एंड अमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, दे हैव अ फिक्स एनर्जी, ठीक है, दैट इज क्वांटाइज्ड इन फिक्स एनर्जी। और इसको हमने क्या बाय द लेवल ऑफ द एनर्जी लेवल बाय देम, कि उसके हर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जितने भी ऑर्बिट्स होंगे जिसको हम नेम्स देते हैं शेल्स का, एंड द शेल्स वी हैव अ K, L, M और N, that we can accommodate the electrons in the different ways। K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, 18 एंड द 32, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आगे है, ये नील बोहर का मॉडल था, ये उसने एक एटम बनाया, ये न्यूक्लियस है, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्बिटल एंड वी कैन ऑल्सो से दैट द फर्स्ट एनर्जी लेवल, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, मतलब ये सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल एंड थर्ड एनर्जी लेवल इन द फॉर्म ऑफ K, L और M। जो न्यूक्लियस के करीब है दिस इज कॉल्ड द इनर शेल, और जो न्यूक्लियस से दूर है वो क्या कहलाएगा, आउटर शेल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये बात हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्विंग होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेगा तो वो डज नॉट एब्जॉर्ब emit and continuously energy। अब एनर्जी तभी absorb या emit होगी when they jump from one orbital to another orbitals। अब हम ये देखेंगे, ये conditions अप्लाई करेंगे, ऐसी कौन सी conditions हैं कि कब एनर्जी absorb हो रही है और कब एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है। दिस इज द एनर्जी लेवल जिसके अंदर हमारे पास n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 एंड देन 3, 1 फर्स्ट एनर्जी लेवल। यहाँ पे absorption ऑफ एनर्जी हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, वो हम इसके पास्टुलेट में पढ़ेंगे, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही है और कहाँ पर जो है वो एनर्जी जो है वो रेडिएट हो रही है, ठीक है। लेकिन उसने नील रदरफोर्ड के मॉडल्स को जो है वो क्या किया था, उसके डिफेक्ट्स को जो है मद्देनजर रखते हुए अपना मॉडल पेश किया था, जो कि बेस कर रहा था किसके ऊपर, क्वांटम थ्योरी ऑफ द मैक्स प्लैंक के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी डिफरेंट वे पर जाके एब्जॉर्ब करती है और डिफरेंट वे पे जाके है जो है वो रेडिएट करती है। बट द सम कंडीशंस is applied, then electrons jump from one orbital to another orbital, otherwise in particular orbital electrons do not radiate energy continuously, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन है, दैट इज द डेल ई, डेल इज अ चेंज इन एनर्जी, एच इज फॉर द प्लैंक कांस्टेंट एंड वी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। ये आपने याद रखनी है इस बात को, दिस इज कॉल्ड द मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास चेंज इन एनर्जी है, स्टार्टिंग एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी क्या है। उसके बाद हमारे पास मैक्स प्लैंक है, उसकी हमारे पास वैल्यू भी होती है विच इज 6.62 क्रॉस 10⁻³ जॉल सेकेंड, एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, जो कि मैंने भी आपको यहाँ पे बताया है, द क्वांटम थ्योरी इज बेस्ड ऑफ द एनर्जी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अब इसके बाद इसे कुछ पास्टुलेट्स थे इस मॉडल से रिलेटेड, जिसके अंदर और ज्यादा जो है हमें पता चल जाएगा कि अबाउट दैट व्हाट आर द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कहाँ पे एनर्जी रेडिएट होगी, कहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो किस, और उसकी रीजन क्या होगी कि कहाँ पर हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ पे एनर्जी को जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कहाँ पर एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे राइट किए हैं प्लीज अपनी बुक पे जरूर मार्क कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।